नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 वाटमीटर मेथड इज यूज टू मेजर पावर इन ए 3 फेज सर्किट व्हेन। देखो, कब एक 3 फेज सर्किट का पावर को हम 1 वाटमीटर मेथड से मेजर करते हैं? जब उस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, या फिर जब उस सर्किट का सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, या फिर जब उस सर्किट का लोड बैलेंस लोड होता है, या फिर जब उस सर्किट का सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। तो इसका आंसर होगा, जब एक 3 फेज सर्किट का लोड बैलेंस लोड होता है, सिर्फ उसी कंडीशन में ही हम पावर को 1 वाटमीटर मेथड से मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा 1 वाटमीटर मेथड। इसमें ये है आर फेज, ये है वाई फेज और ये है बी फेज। लेकिन इसमें एक ही फेज में एक ही वाटमीटर का कनेक्शन किया गया है। और ये जो वाटमीटर जितना रीडिंग शो करेगा, उसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जितना रिजल्ट आएगा वही होगा इस सर्किट का पावर। उसके बाद और एक बात याद रखो, जो हमारा 3 फेज सर्किट का पावर मेजरिंग मेथड होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है 1 वाटमीटर मेथड, दूसरा होता है 2 वाटमीटर मेथड, तीसरा होता है 3 वाटमीटर मेथड। जो 1 वाटमीटर मेथड होता है, इसको हम सिर्फ बैलेंस लोड के कंडीशन में ही यूज करते हैं, अनबैलेंस्ड में नहीं यूज करते हैं। लेकिन जो 2 वाटमीटर मेथड और 3 वाटमीटर मेथड होता है, इस दोनों मेथड को हम बहुत बैलेंस कंडीशन में भी और अनबैलेंस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में यूज करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। देखो, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? यूनिफॉर्म होता है, या फिर हाई ज़्यादा होता है, या लो कम होता है, या जीरो होता है? तो इसका आंसर होगा, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हमारा जीरो होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो सिंगल फेज होता है उसका मोटर को घुमाने का या रोटेट करने का पावर नहीं होता है। देखो, ये मान लो हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। जब हम इसको सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, इसके बाद ये क्या होता है ना, 2 फेज में कन्वर्ट होता है। एक होता है मेन वाइंडिंग, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि सिंगल फेज एक मोटर को घुमा नहीं सकता, और इसको घुमाने के लिए हम एक फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा ना, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है, और इसको स्टार्टिंग करने के लिए हम 2 फेज में 2 वाइंडिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर एंड नॉट ड्राइविंग एनी मैकेनिकल लोड इज नोन एज। देखो, एक सिंक्रोनस मोटर जब लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में होता है और उसमें कोई भी लोड नहीं होता है, उस कंडीशन में इस मोटर को हम क्या कहेंगे? इसको हम सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर कहेंगे, या फिर स्पिनिंग मोटर कहेंगे, या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे, या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा, जब एक सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में होता है, उसके साथ साथ इसमें कोई भी लोड नहीं होता है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ये वाला देखो, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग एट नो लोड इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं, या इसको सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहते हैं। देखो, ये वाला फिगर ठीक से देखो, जब ये मोटर सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में होता है तब उसका पावर फैक्टर लैगिंग में होता है। उसके बाद जब हम और ज़्यादा एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे, नॉर्मल एक्साइटेशन करेंगे, तब क्या होता है ना, ये यूनिटी पावर फैक्टर आता है। फिर और ज़्यादा एक्साइटेशन करेंगे करके ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में लाएंगे, तब यह होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ये जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है, इसी कंडीशन में अगर मोटर में कोई भी लोड नहीं रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे, या सिंक्रोनस कैपेसिटर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रेजिस्टेंस इज एडेड इन द रोटर सर्किट ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखो, कब एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर सर्किट होता है उसमें हम रेजिस्टेंस को कब ऐड करते हैं? जब हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क और करंट दोनों को कम करना होता है, या फिर जब स्टार्टिंग टॉर्क और करंट दोनों को ज़्यादा करना होता है, या फिर जब स्टार्टिंग करंट को हमें कम करना होता है और स्टार्टिंग, ये करंट नहीं है ये टॉर्क होगा, टॉर्क को इंक्रीज करना होता है, या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग करंट हमें कम करना होता है और उसका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करना होता है, उसी कंडीशन में हम उसकी रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ये वाला देखो,
देखो ये होता है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला, स्टार्टिंग टॉर्क और ये रोटर का रेजिस्टेंस। रोटर का रेजिस्टेंस और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा स्टार्टिंग टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए जब किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करना होता है और स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा करना इंक्रीज करना होता है, उसी कंडीशन में हम उसकी रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, हम सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही मोटर में ही रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हम रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है। एक बार डिजाइन के बाद हम इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो स्लिप रिंग होता है इसमें हम ऐड कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज। देखो जब कोरोना इफेक्ट होता है तब इस कोरोना से क्या होता है ना, ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ओजोन गैस होता है ये इसका हानिकारक हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि ये बैड ऑर्डर देता है, या फिर जो मटेरियल होता है उसको करोड करता है, या फिर ये एनर्जी को ग्राउंड को ट्रांसफर करता है, या ये पावर फैक्टर को रिड्यूस कम करता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसका ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है, और ये जो ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है इससे क्या होता है ना, जो मटेरियल होता है जैसे कंडक्टर होता है उसका करोड करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द रोस्टिंग करता है, करोड करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता है हमारा कोरोना इफेक्ट का फिगर, ये ट्रांसमिशन लाइन का फिगर है। इसमें ये जो वायलेट कलर का फायर बन रहा है ये होता है हमारा कोरोना इफेक्ट, और इसी इफेक्ट से क्या होता है ना, ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है। जब इधर से ओजोन गैस प्रोड्यूस होगा तब क्या करेगा ना, जो मटेरियल होता है उसको क्या करता है, करोड करता है, रोस्टिंग करता है। देखो जब ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है ना, केमिकली रिएक्ट करता है कंडक्टर के साथ और उसको कोरोजन करता है, रोस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मेगर व्हेन नॉट इन ऑपरेशन द नीडल शो ए रेजिस्टेंस ऑफ डैश ओम। देखो मेगर जब कोई भी रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करता होता है, खाली रहता है। एक मेगर जब बिना ऑपरेशन में खाली में रहता है तो उस कंडीशन में उसका नीडल कितना रेजिस्टेंस शो करता है, 0 ओम रेजिस्टेंस शो करता है, या 100 ओम शो करता है, या 555 ओम शो करता है, इन्फानाइट ओम शो करता है। तो इसका आंसर होगा जो मेगर होता है जब ये कोई भी ऑपरेशन में नहीं होता है, मीन्स किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करता है, खाली रहता है, बिना ऑपरेशन में रहता है, तो अब ये इन्फानाइट रेजिस्टेंस ओम को शो करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा मेगर का फिगर है। देखो ये इसका नीडल है, इधर 0 है, 1 2 3 पर, इधर लास्ट में क्या है, इन्फानाइट है। जब ये कोई भी ऑपरेशन में नहीं होगा तो इसका नीडल किधर है, देखो इसका नीडल इन्फानाइट पर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी अगर हम एमीटर के बारे में या वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसका जब ये दोनों मीटर कोई भी ऑपरेशन में नहीं होते हैं तब तो इसका जो नीडल होता है वो 0 पर होता है। एमीटर का भी 0 पर होता है और वोल्ट मीटर का भी 0 पर होता है। लेकिन जब मेगर होता है ये जब बिना ऑपरेशन में रहता है तब इसका कितना शो करता है, इन्फानाइट ओम शो करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रनिंग इफ सिंगल फेजिंग ऑकर्स द मोटर शुड नॉट बी लोडेड बियॉन्ड। देखो मान लो एक मोटर क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। ये रनिंग के टाइम क्या होता है ना, एक सिंगल फेजिंग होता है, मीन्स क्या होता है मैं बताऊंगा। मान लो एक मोटर रनिंग कर रहा है, इस रनिंग का टाइम क्या होता है, सिंगल फेजिंग हो रहा है मोटर में, तो उसको मैक्सिमम कितना लोड ही वो मोटर को लोडेड करना चाहिए। उसका जो रेटेड लोड था उसका सिर्फ 10% लोड ही उसके साथ कनेक्शन करना चाहिए, या जितना रेटेड लोड था उसका 25% लोड या 50% लोड या 90% लोड को ही सिंगल फेजिंग कंडीशन में उस मोटर के साथ लोडिंग करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जब मोटर रनिंग कंडीशन में अगर वो बहुत सिंगल फेजिंग होता है तो अब उस मोटर में 50% से ज़्यादा लोड को कनेक्शन नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम रेटेड लोड का 50% लोड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये सिंगल फेजिंग क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा 3 फेज मोटर है, ये एक फेज है, ये और एक फेज है, ये और एक फेज है। अगर रनिंग के टाइम क्या होता है ना, ये मान लो एक फेज ब्रेक हो गया, ये देखो ये ब्रेक हो गया या ओपन हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल फेजिंग कहते हैं।
तीन फेज में किसी एक फेज अगर ब्रेक होता है या टूट जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल फेजिंग कहते हैं। जब ये सिंगल फेजिंग होता है क्या होता है ना, ये जो करंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिससे मोटर हीट भी हो सकता है। इसीलिए उसका 50% रेटेड लोड का 50% ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी मशीन इज फिटेड विद बोथ इंटरपोल वाइंडिंग एंड कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, दिस टू वाइंडिंग विद रेस्पेक्ट टू द आर्मेचर सर्किट विल बी। देखो जो डीसी मोटर होता है उसमें मान लो हम एक साथ इंटरपोल वाइंडिंग को भी कनेक्ट करते हैं और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को भी, दोनों को भी कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में है ये दोनों वाइंडिंग को हम आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्शन करते हैं या सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्शन करते हैं या नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा डीसी मशीन होता है उसका आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम इंटरपोल को भी यूज करते हैं और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को भी यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों वाइंडिंग को हम आर्मेचर के साथ सीरीज में ही कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपोल वाइंडिंग और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग दोनों को आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, पहले देखो ये कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पर है, ये पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। जो पोल होता है उस पोल के देखो ये फेस में, ये वाला पोल का जो फेस होता है, इस फेस में ये जो वाइंडिंग है इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। और ये जो दो देखो ये दो पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है, दोनों के बीच में ये जो छोटा सा पोल होता है इसको क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ये जो छोटा सा पोल है ये हमारा इंटरपोल है और ये जो पोल फेस में ये हमारा कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है। और दोनों वाइंडिंग को हम आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और दोनों का काम क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मानियम हेज। देखो जो जर्मानियम होता है ये हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन भी होता है ऐसे ही जर्मानियम भी एक सेमीकंडक्टर होता है। इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है या कोवैलेंट बॉन्ड होता है या मेटालिक बॉन्ड होता है या मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर होगा जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनका क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये है सिलिकॉन और ये है जर्मानियम। हम सभी जानते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिलिकॉन है, इसमें देखो आउटर ये जो सेल है ये हमारा आउटर मोस्ट है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये भी हमारा जो जर्मानियम है ये भी सेमीकंडक्टर है, इसका आउटर मोस्ट बाहर का सेल ये है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको देखो जर्मानियम को अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो क्या होता है ना, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये उसका फिगर है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेरियल होज रेजिस्टिविटी 0 इज नॉन एज। देखो जिस मेटेरियल का रेजिस्टिविटी 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, उसको हम कंडक्टर कहेंगे या सेमीकंडक्टर कहेंगे या इंसुलेटर कहेंगे या सुपर कंडक्टर कहेंगे। तो इसका आंसर होगा जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी 0 होता है उसको हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हम सब जानते हैं जो कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होता है ये सभी हमारे कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, 0 रेजिस्टेंस नहीं रहता है। और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस, कंडक्टर से ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है और इंसुलेटर में सेमीकंडक्टर से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।